ओके सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप प्लीज़ मेरा ग्रीटिंग जो है आपने जिस टाइम पे भी ये वीडियो ऑन किया है उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करें। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नैशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। और हमारी टैगलाइन है वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। मैं हर एक वीडियो में ये बोलने वाला हूँ, भले आपने पहले भी सुना हुआ हो, आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाएगा मेरे ख्याल से कि ये हमेशा ये बोलते हैं कि भई वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट, मतलब कस्टमर के इंटरेस्ट को आपके इंटरेस्ट से पहले रखिए। अगर आपने कस्टमर के इंटरेस्ट का ध्यान रख लिया तो कस्टमर अपने आप आपके इंटरेस्ट का ध्यान रख ही लेते हैं। तो इन ऑन दिस नोट, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। जिसको भी ये वीडियो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और जिनको भी ये वीडियो पसंद आती है, मेरा उनसे खास निवेदन है कि आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं डिटेल में, तो उनके उनके साथ ये शेयर करिएगा। जो कोई भी आपके मित्र IC38 के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, उनसे भी शेयर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आगे जाके मैं जितनी भी वीडियोस बनाने वाला हूँ वो सारी आप अच्छे से देख पाएंगे और पूरा नॉलेज इसके बारे में ले पाएंगे। राइट। तो ऑन दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी चीज़, आखिरी बात मैं आपको कह देता हूँ कि देखिए, आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और ये हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे प्रेजेंटेशंस को सुधारने के लिए। और साथ-साथ में सिर्फ प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे समझाने में, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उस पे कोई फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं अपनी जो समझाने के तरीके हैं, उसको मैं थोड़े मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ टू योर कन्वीनियंस, राइट? उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 12 का जो वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर मैंने पूरे एक्सेल में है ना, मेजॉरिटी जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंटेशन की मेजॉरिटी जानकारी दे दी है। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो होगा, उसके अंदर जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके अंदर आपको मेजॉरिटी आंसर्स जनरली आने चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। 70-75% बातें बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूँ। अभी होगा क्या कि जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगर कोई नई बातें या नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो मैं आपको वही टाइम पे बताता रहूँगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्री लाइसेंस ट्रेनिंग है ऑफ एडवाइजर्स इंश्योरेंस कोर्स 38। ये नैशा इन्वेस्टमेंट्स के लर्निंग और डेवलपमेंट टीम ने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और इसको मैं रन थ्रू कर रहा हूँ। करिकुलम इंडेक्स जो है वो 3 सेक्शंस में बांटा गया है, कॉमन चैप्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमने कॉमन चैप्टर सारे पूरे कर लिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हमने चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 12 तक पूरा कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, पॉलिसी कंडीशन 1। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला जो सवाल है वो ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब कस्टमर, इंश्योरर का मतलब कंपनी। तो देखिए, प्रपोजल फॉर्म में तो कस्टमर की डिटेल्स भर के भेजी जाती है, प्रॉस्पेक्टस के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है और क्लेम फॉर्म तभी भरना होता है जब डेथ होती है या तो मैच्योरिटी आती है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज, राइट? तो ये मैंने चैप्टर नंबर 12 में भी शायद ये बताया था। अगर नहीं बताया है तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए कि दोनों पार्टी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है of the contract is the policy document. Question number 2. For the subsequent premiums received by the insurance company after the first premium, the company will issue, तो जितने भी प्रीमियम्स आपके पास मतलब कंपनी के पास आते हैं फ्रॉम कस्टमर आफ्टर द फर्स्ट प्रीमियम, तो उसको रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं। तो उसके लिए रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट इश्यू होती है। तो फर्स्ट प्रीमियम के लिए फर्स्ट प्रीमियम रिसीट इश्यू होती है और बाकी जितने भी प्रीमियम्स आते हैं उसके बाद सब्सिक्वेंट वो रिन्यूअल प्रीमियम्स होते हैं, तो रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट इश्यू होती है। ओके, इफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज यूज्ड
toward a certain policy document and it has given a rise to an ambiguity, how will it be generally construed? पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रोविजन पे या किसी भी कंडीशंस पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का उपयोग किया गया है और अगर उसको मतलब उसकी वजह से कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा रहा है, तो मेजॉरिटी केसेस में कंक्लूजन किसकी ओर जाता है? इंश्योर्ड की ओर जाता है या इंश्योरर की ओर जाता है? तो इंश्योरर इज बेसिकली अ कंपनी एंड द इंश्योर्ड इज द कस्टमर। तो हमेशा ये होता है कि मेजॉरिटी टाइम पे आईआरडीए या ओम्बड्समैन वो इंश्योर्ड जो होता है कस्टमर की ही फेवर लेता है, राइट? क्योंकि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर लैंग्वेज किसने यूज़ करी है? तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी ने यूज़ करी है। कॉम्प्लेक्सिटी वैसे भी उन्होंने क्रिएट करी है, दे दे कुड हैव बीन मोर क्लियरर। और वैसे भी देखिए आईआरडीए का जो भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो बेसिकली कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए और जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका निर्माण हुआ है, राइट? तो वो हमेशा इंश्योर्ड के फेवर में जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इट इज एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये रिपीट हो रहा है लेकिन याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपको इसी पे आएगा, राइट? ये दोनों पार्टी के बीच में मतलब ये जो प्रॉमिस हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पता है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करे थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी जानकारी ये डॉक्यूमेंट के अंदर होती है क्योंकि ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं, ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट को डॉक्यूमेंट कहाँ किया जाता है? तो बोले पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, और वो प्रूफ है कि कंपनी और कस्टमर के बीच में ये पर्टिकुलर मतलब अंडरस्टैंडिंग बनी है या डील हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी चलिए 4 स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्टेंस इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। अभी प्रपोजल फॉर्म भर के सिर्फ आपने कंपनी को दिया है और कंपनी ने वो एक्सेप्ट किया है, सिर्फ प्रपोजल फॉर्म ही एक्सेप्ट किया है, पॉलिसी को इशू नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां से शुरू नहीं हो जाता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रीमियम इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी हैज बिगन। अभी प्रीमियम तो साथ में भरना ही होता है, उसका एक्सेप्टेंस कब आता है? एक्सेप्टेंस तब आता है जब चेक क्लियर होता है, राइट? और चेक क्लियर होता है तो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट इश्यू होता है। तो जो फर्स्ट प्रीमियम देखिए अगर आपने पेमेंट लिया है इसका मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, साथ में अगर आप उनको चेक देते हैं या से पेमेंट भी कर लेते हैं, तो अंडर राइटर पहले अंडर राइटिंग करते हैं। अंडर राइटिंग करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये रिस्क उठाने लायक है तो ही पैसा आपके खाते में आता है, तो ही चेक जनरली डिपॉजिट होता है। तो जो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट अगर इश्यू हो चुकी है, ठीक है, तो आप वहां से गिन सकते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। तो सही आंसर है द फर्स्ट प्रीमियम रिसीट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। द प्रीमियम कोट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। अभी आपने उसे कोट ही दिया है कस्टमर को, उससे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए ये बुक्स कब बनी थी पता है? जब इतना ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था। आजकल तो क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट पहले हो जाता है। अभी ऑनलाइन पेमेंट पहले हो जाता है तो तो भी कभी कभी क्या फर्स्ट प्रीमियम रिसीट आप कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट तो देना पड़ेगा ना कि आपने पेमेंट कर चुके हैं आप। तो देखिए आज की तारीख में तो ये रिसीट वैसे भी कस्टमर को मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉलिसी इश्यू हो। तो मैं सिर्फ एक क्लैरिटी देता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट की बात है। बाकी जनरली देखने जाएँ तो चेक क्लियर कब कब होगा? जब अंडर राइटर को ये लगता है कि हाँ, ये हम पॉलिसी कस्टमर को दे सकते हैं, तो पॉलिसी इश्यू करते हैं। जब वो इश्यू करते हैं तभी चेक डिपॉजिट करवाते हैं, चेक क्लियर होता है तो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट जनरेट होती है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट भले मिलने में वक्त लगे, लेकिन अगर फर्स्ट प्रीमियम रिसीट अगर आपने कस्टमर को दे दी है तो वो उनके पास प्रूफ है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है, राइट? एज पर द बुक्स। देखिए ये जब बुक्स लिखी गई ना उसके बाद तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में आजकल पहले ही पेमेंट आ जाती है, राइट? बट
आप समझिएगा, हमको ये एग्जाम्स भी थोड़ा क्लियर करना है, तो मैं चेक के नज़रिए से ये आपको बातें बता रहा हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने कैश पे किया, ठीक है? तो अगर कैश भी पे किया है कस्टमर ने, तो वो केस के अंदर भी कस्टमर को मतलब रिसीट तो मिलनी ही मिलनी है। तो अगर पॉलिसी इश्यू नहीं हो जाती होती तो कंपनी उनको पैसा वापस दे देती है, राइट? बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो मैं आपको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब अंडरराइटर ने सोचा कि हाँ भाई इनको हम पॉलिसी दे सकते हैं, तब वो चेक क्लियर करवाते हैं। चेक जैसे ही क्लियर करवाते हैं तो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट जनरेट होती है और तब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। What will happen if the insured person loses the original life insurance policy document? अगर ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अगर खो जाता है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ जाके इंश्योरेंस कंपनी में उसके बारे में बताना है। वो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी इश्यू करेंगे और उसके लिए आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ए, द इंश्योरेंस कंपनी विल इश्यू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? The policy document has to be signed by the competent authority but need not be compulsorily stamped according to the Indian Stamp Act. ये गलत है। The policy document has to be signed by a competent authority and should be stamped according to the Indian Stamp Act. तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सी और डी में क्या लिखा हुआ है। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिड नॉट बी साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट शुड बी स्टैम्प्ड according to the Indian Stamp Act. The policy document neither needs to be signed by a competent authority nor it needs to be compulsory stamped according to the Indian Stamp Act. ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा सीधा सा इसमें बात है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होती है वो आपके साइड से आपने प्रपोजल फॉर्म को आपने साइन किया हुआ है। इन द सिमिलर फैशन जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ना, वो कंपनी के साइड से कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उनके साइड से वो साइन किया हुआ होता है और एंड इट इज स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंपिंग वैसे भी होती ही है, राइट? तो इट इज स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a standard insurance policy document, the standard provision section will have the information on which of the below. ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 कराते हुए ये बताया था। The rights and the privileges and other conditions which are applicable under the contract, ये standard provisions में आते हैं, ठीक है? डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ द लास्ट प्रीमियम वो पॉलिसी शेड्यूल में आएंगे, पॉलिसी शेड्यूल में आएगा। नेम ऑफ द नॉमिनी भी पॉलिसी शेड्यूल में आएगा। द सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड द पॉलिसी स्टैम्प वो तो खैर अलग ही होगा, लेकिन इसके राइट्स और प्रिविलेजेस जो कस्टमर को होते हैं और दूसरी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो सारी स्टैंडर्ड प्रोविजन के सेक्शन में आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? देखिए, अगर आपको ये याद हो तो मैंने आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 3 सबहेड्स बताए थे, पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? तो इट हैज टू बी पॉलिसी शेड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लॉज, मैंने इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 12 जब कराया था तब इसके बारे में भी बात करी थी। अ क्लॉज including death due to pregnancy for a lady who is expecting at the time of writing the contract will be included in which section of the standard policy document? तो वो specific policy provisions में आएगा, राइट? इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी केसेस में जो पॉलिसीज ली जाती है वो प्रेग्नेंट वुमेन की ली नहीं जाती है, ठीक है? एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की ली जाती है, या तो फिर जो 40s में है, 50s में है, लेकिन जो जिसको बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड लाइफ या सब स्टैंडर्ड लाइफ या प्रेफर्ड लाइफ में आते हैं, उनकी जनरली ली जाती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केसेस बहुत कम आते हैं जिसके अंदर ऐसी पॉलिसीज ली जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक
बात हो गई कि भई अगर इसकी वजह से कोई डेथ वगैरह होती है, तो कितने पैसे दिए जाएँगे और इसके बाद अगर डेथ होती है तो कितने पैसे दिए जाएँगे। तो ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है, इसलिए वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न्स में ही आएगा। ओके? On this note, friends, thank you so much for watching this video. हमेशा जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और अगर आपको भी ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करूँ ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ आपका फीडबैक शेयर करिएगा। पॉजिटिव फीडबैक है तो वो शेयर करिएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो वो शेयर करिएगा। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट और आपके कमेंट्स ही हैं, आपके लाइक्स ही हैं जो हमारे लिए मोटिवेशन है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि आपको कहीं न कहीं पे ये हमारी वीडियोज़ हेल्प कर रही है और आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।